नमस्कार व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छी चल रही है। कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट तो खत्म हो गई और देखते हैं आगे क्या होगा। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन भी हो गया, नए एजुकेशन मिनिस्टर आए हैं। एक्सपेक्टेशंस काफ़ी है बट ये कॉस्मेटिक रिफॉर्म से मैंने पहले भी आपको बताया कुछ होना है नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट, अगर आप देखेंगे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऑलरेडी इतने केसेस पेंडिंग हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो आप नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना भी दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को करना पड़ेगा कि क्या भारत में इस तरीके से जो एग्जाम एक पूरा बिजनेस बन गया है, एग्जाम ही एक लौता सोर्स है बच्चे के परफॉर्मेंस को जज करने का, या किसी और तरीके से भी एक स्टूडेंट के लर्निंग को हम फ्रेंडली तरीके से समझ सकते हैं rather than a child going through that intense examination process. I तो पर्सनली डोंट लाइक दैट कि एक बच्चे को क्यों उस एज में इतना इंटेंस बैटल में एक जंग पे भेजना by competing with 24 lakh student. That is not what is producing people with skill, people with wisdom. Rather, it is only making the student giving the ability to clear the exam. सो एनीवेज, इसके बारे में आज फ्रेंड्स यहाँ पे बात करने में नहीं आया हूँ। आज यहाँ पे मैं बात करूंगा, थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही बढ़िया डिबेट देखने को मिला। डिबेट दो लोगों के बीच में चल रहा था। एक तरफ गवर्नमेंट का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी थे और दूसरे तरफ जो बेंच था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जस्टिस दीपांकर दत्त थे। तो इन दोनों के बीच में एक हीटेड आर्ग्यूमेंट देखने को मिला और बेसिकली ये जो पूरा मामला है, ये मामला है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करेगा। आपको पता है कि 2023 में भारत की जो पार्लियामेंट है उसने कानून लाया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट एक्ट 2023। इस पर्टिकुलर एक्ट में यह कहा गया था दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं इनको अपॉइंट किया जाएगा बाय अ कमिटी, और उस कमिटी में देयर विल बी 3 पर्सन, ए प्राइम मिनिस्टर, बी कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड सी द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो ये 3 लोग इस कमेटी में शामिल होंगे और ये तीनों लोग वोटिंग के थ्रू ये डिसाइड करेंगे दैट हु इज गोइंग टू बी द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर। ये जो पार्लियामेंट का एक्ट आया था 2023 में, इसका आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लें। आर्टिकल 324 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखेंगे तो इसमें यह कहा गया है दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। लेकिन आर्टिकल 324 क्लॉज 2 में यह कहा गया था दैट दिस पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर as well as the other election commissioner is subject to the law made by the parliament। मतलब ये जो पावर है एग्जीक्यूटिव के पास, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये जो पावर प्रेसिडेंट के पास है टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, ये पावर जो है इट इज गोइंग टू बी सब्जेक्टेड टू द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। कि ये जो पूरा पावर है ये पार्लियामेंट के एक लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर प्रेसिडेंट को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 1950 से जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत में चला आ रहा है, अभी तक किसी भी सरकार को, ना ही वो कांग्रेस की सरकार हो ना ही वो बीजेपी की सरकार हो, किसी भी सरकार को अभी तक ये ख्याल नहीं आया दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन लिखा था दैट यस इट इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, बट ऑब्वियसली ये प्रेसिडेंट का यूनिलैटरल पावर नहीं हो सकता है। प्रेसिडेंट हैज टू एक्सरसाइज दिस पावर एज पर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। बट अभी तक की कोई भी गवर्नमेंट को यह होश नहीं आया कि कोई लॉ को बनाना चाहिए, बिकॉज एवरी गवर्नमेंट उसको ये फेवर लग रहा था कि उसी के पर्सन, क्योंकि प्रेसिडेंट यू नो इट्स अपॉइंटेड और इट्स इलेक्टेड बट ऑब्वियसली द गवर्नमेंट प्लेज अ लार्ज रोल। तो प्रेसिडेंट जो है वो कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए कहीं ना कहीं पार्शियल रहते ही रहते हैं। तो अभी तक जो भी सरकारें थी उनको ये सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा था, बिकॉज एट द एंड डेमोक्रेसी इज अबाउट इलेक्शन एंड इलेक्शन कंडक्ट करने का जो जिम्मा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, इनको अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट एंड
प्रेसिडेंट कौन होगा, बाय लार्ज एक्सटेंट इट इज डिसाइडेड बाय द रूलिंग पार्टी बिकॉज दे हैव द नंबर इन द पार्लियामेंट एंड दे हैव अ लॉट ऑफ एमएलए एट द स्टेट लेवल। तो इसीलिए अभी तक 1950 से लेके 2023 तक किसी भी सरकार को यह ख्याल नहीं आया कि पार्लियामेंट को एक लॉ इनैक्ट करना चाहिए। यह फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट आया मार्च 2023 में, और इस जजमेंट का नाम है अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट में यह कहा गया कि देखिए डेमोक्रेसी जो है ये भारत के अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, मतलब डेमोक्रेसी इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल रखने के लिए यू नीड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए यू नीड अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हु इज इंडिपेंडेंट, हु इज न्यूट्रल, हु हैज ऑल द पावर एंड हु इज ऑनेस्ट पर्सन, राइट। तो इसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबसे पाइवटल रोल प्ले करते हैं कि वेदर इंडिया में डेमोक्रेसी विल सर्वाइव और नॉट। और क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज हैविंग सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का मोनोपोली नहीं हो सकता है। एग्जीक्यूटिव कैन नॉट एक्सक्लूसिवली कंट्रोल दिस एंटायर प्रोसेस रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बिकॉज अगर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करता है अपने मन से विदाउट एनी चेक्स एंड बैलेंसेस, देन ऑब्वियसली देयर कैन बी मिसयूज ऑफ पावर, देयर आल्सो कैन बी वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज डेमोक्रेसी एंड फॉर विच यू नीड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो 2023 के अनूप बर्नवाल जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव का मोनोपोली नहीं हो सकता है, और इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1990 एंड 255th लॉ कमीशन रिपोर्ट को मानते हुए एक सुझाव दिया। सुझाव क्या मतलब, यह कंपलसरी था कि आप अब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन एज द सीईसी और ईसी, प्रेसिडेंट कैन ओनली अपॉइंट दोज पर्सन एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर who have been recommended by a panel which consists of Prime Minister, LOP in Lok Sabha and the Chief Justice of India। मतलब ये जो एक 3 मेंबर बॉडी है ये अब प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी, एंड नाउ प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट दैट पर्सन जो इस पैनल ने रिकमेंड किया है। सो यहां पे प्रेसिडेंट का जो एग्जीक्यूटिव है उसका मोनोपोली खत्म हो गया। रादर यू क्रिएटेड अ काइंड ऑफ अ न्यूट्रल बॉडी एंड इंडिपेंडेंट बॉडी जिसमें एक गवर्नमेंट की तरफ से होगा विच इज अ प्राइम मिनिस्टर, एक ऑपोजिशन के पर्सपेक्टिव को रखेगा, एंड द अदर पर्सन विल बी अ न्यूट्रल पर्सन who is neither a part of legislature, who is neither a part of executive, rather that person, the Chief Justice of India, can apply an independent mind। ये जो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया जिसके अंदर ये पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्लेनरी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 142 को यूज करके इस तरीके का पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया। आर्टिकल 142 के अंदर यह कहा गया है दैट इफ देयर इज अ वैक्यूम ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट कैन पास एन ऑर्डर विच विल बी कंसिडर्ड टू बी अ लॉ फॉर अ टेम्पररी बेसिस, कि अगर कोई चीज के ऊपर लॉ नहीं है और जस्टिस के लिए किसी ना किसी तरीके का एक लॉ होना जरूरी है, तो टाइमिंग के लिए जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बना देती है तब तक जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा दैट विल बी एक्टेड लाइक और दैट विल बी कंसिडर्ड लाइक अ लॉ। इसलिए ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के इस अनूप बर्नवाल जजमेंट में एक तरीके का ऑर्डर पास किया, बिकॉज याद रखिएगा आर्टिकल 324 क्लॉज 2 में यह कहा गया था कि पार्लियामेंट को लॉ लाना है जिसके अंदर प्रेसिडेंट जो है वो किसी पर्सन को अपॉइंट करेंगे, बट क्योंकि पार्लियामेंट ने लॉ नहीं लाया सो देयर वाज अ वैक्यूम ऑफ लॉ। इस वैक्यूम ऑफ लॉ को फुलफिल किसने किया? सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में, जिसने इस 3 मेंबर पैनल का गठन किया। लेकिन क्योंकि ये एक जो पैनल है ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है rather than parliament, because at the end the constitution has given this power to parliament, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पैनल का रिकमेंडेशन मैं दे रहा हूं, this particular thing is going to be temporary। ये तब तक रहेगा जब तक the entity who is responsible to bring the law, which is the parliament, जब तक parliament law enact नहीं कर लेती है तब तक ये existing 3 member body काम करेगा जो प्रेसिडेंट को सीसी और ईसी के अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन देगा। तो फिर ये
टेम्पररी प्रोविजन था। फाइनली पार्लियामेंट ने 2023 में ये पूरा एक्ट लाया और इस एक्ट के अंदर पार्लियामेंट ने क्या किया कि इस 3 मेंबर बॉडी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया और अब यहां पे कौन आ गए, एन एग्जीक्यूटिव, क्योंकि अब यहां पे एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे who will be appointed by the prime minister, which means अब एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की तरफ से 2 लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंट बाय द प्राइम मिनिस्टर, और दूसरे तरफ होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। तो ये बेसिक कॉन्टेक्स्ट है जो आपको याद करना है। अब आप यहां पे क्लियरली समझ सकते हैं कि दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एसेंस था कि एग्जीक्यूटिव का मोनोपोली नहीं हो सकता है इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में, और इसीलिए उसने इस तरीके का पैनल दिया। इस पूरे जजमेंट को कहीं ना कहीं ओवरटर्न कर दिया गया, बिकॉज अगेन नाउ यू हैव प्राइम मिनिस्टर एंड अ कैबिनेट मिनिस्टर, दिस विल बी लीडिंग टू एब्सोल्युटली ये पूरा प्रोसेस जो है ये एग्जीक्यूटिव वापस से कंट्रोल करेगा, बिकॉज इवन इफ नाउ द लीडर ऑफ ऑपोजिशन सेज नो कि ये पर्सन चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनेगा, उसके पर्सपेक्टिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज द नंबर टिल्स इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। और इसीलिए ये पूरा मामला वापस से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ये जो पार्लियामेंट ने लॉ इनैक्ट किया है 2023 में, दिस लॉ शुड बी कंसिडर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज दिस लॉ वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डेमोक्रेसी, एंड फॉर डेमोक्रेसी यू नीड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एंड फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन you need an independent election commission, and for independent election commission you need the process of appointing chief election commissioners and election commissioners to be independent of the executive। तो ये जो पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसके एसेंस को पार्लियामेंट ने इस लॉ से पूरी तरीके से वायलेट किया है। तो अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। थर्सडे को यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता जी, उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री लॉ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है इसको उन्होंने बहुत अच्छे से डिफेंड किया। उनका पहला आर्ग्यूमेंट था दैट आप जो पिटिशनर है जो इस लॉ के ऊपर सवाल उठा रहा है वो इस लॉ के ऊपर इसलिए सवाल उठा रहा है बिकॉज उसका कहना है दैट प्राइम मिनिस्टर एंड द एग्जीक्यूटिव जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं दे विल बी एक्टिंग टुगेदर, और इसकी थ्रू एग्जीक्यूटिव जो है वो इस पूरे प्रोसेस को डोमिनेट करेगा। तो सॉलिसिटर जनरल का कहना था डोंट यू ट्रस्ट द प्राइम मिनिस्टर, क्या आपको प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है? आप क्यों ये मान रहे हो दैट प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू एक्ट इन अ बैड इंटेंशन? ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर दे टू आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, और इस पूरे प्रोसेस पे एग्जीक्यूटिव का एक अपर हैंड है। बट हाउ कैन यू एज्यूम दैट द एग्जीक्यूटिव इज गोइंग टू एक्ट इन बैड फेथ? हाउ कैन यू एज्यूम दैट एग्जीक्यूटिव इज गोइंग टू एक्ट इन बैड इंटेंशन? जस्ट बिकॉज आई हैव पावर डज दैट नेसेसरली मीन दैट आई एम गोइंग टू अब्यूज माई पावर? Just because prime minister has a kind of a special power, because prime minister जो है और जो cabinet minister है, cabinet minister will anyways listen to prime minister. So are you saying that just because prime minister has a special power in influencing the decision as to who is going to become the chief election commissioner and the election commissioner, does that mean that prime minister decision should not be respected? Does that not mean that prime minister decision should not be considered to be fair, should not be considered to be just? Because अगर आप प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन के ऊपर सवाल उठा रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है दैट प्राइम मिनिस्टर इज इनकेपेबल ऑफ टेकिंग द राइट डिसीजन, देन तो भारत में कौन कैबिनेट मिनिस्टर होगा ये भी प्राइम मिनिस्टर को किसी पुराने जज से पूछ के करना चाहिए। क्योंकि जब आप यहां पे कह रहे हो कि प्राइम मिनिस्टर को स्पेशल पावर नहीं देना चाहिए बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू टेक अ रॉन्ग डिसीजन, देन तो प्राइम मिनिस्टर के किसी भी डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। सो ये सॉलिसिटर जनरल का आर्ग्यूमेंट है कि ऑल्दो इस पैनल में एग्जीक्यूटिव हैज अ अपर हैंड, इफ प्राइम मिनिस्टर वांट्स देन कहीं ना कहीं उनका एक स्पेशल पावर रहेगा, उनका एक अपर हैंड रहेगा, बिकॉज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑब्वियसली इज गोइंग टू लिसन टू द प्राइम मिनिस्टर। और जब ये दो लोग एक साथ आ जाएंगे तो इवन इफ द एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन डज नॉट एग्री, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज डिसीजन, दैट्स फाइन। बट हाउ कैन यू एज्यूम? तो ये इंटेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल इज सेइंग फॉरगेट अबाउट कि इस बॉडी में कौन है, बट आप ये कैसे एज्यूम कर रहे हो दैट प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू एक्ट इन अ बैड फेथ? वही चीज यहां पे उन्होंने कहा है, इफ द प्राइम मिनिस्टर डिसीजन इज नॉट टू बी ट्रस्टेड,
Why not have someone from outside or a former judge to even select the ministers? फिर प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स भी क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? वहां पे भी आप एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस या किसी जज को ले आओ. When your basic question is that prime minister should not be trusted. मिस्टर मेहता ने 2014 के एपेक्स कोर्ट जजमेंट मनोज नरूला केस में बात किया कि कैसे उस जजमेंट में यह कहा गया है दैट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस होल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट एंड हाई सैंक्टिटी. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यही चीज इन्होंने यहां पे आप देख सकते हो कहा है फर्स्ट पैराग्राफ में जो आप देख सकते हो स्लाइड में, दैट सॉलिसिटर जनरल आस्क्ड दैट even if prime minister has an upper hand in this whole committee, but why you are presuming that prime minister is going to abuse its power, prime minister is going to act in bad faith, prime minister is going to have a malafide intention? So that's what solicitor general is trying to remind. Don't forget that prime minister holds a post of constitutional dignity, constitutional sanctity. इसलिए even if prime minister has some special power, it should be trusted that he is going to act in the right manner. फिर उन्होंने कहा कि अनूप बर्नवाल जजमेंट में यह कहा गया था ठीक है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, but does अनूप बर्नवाल judgment restricts the wisdom of parliament? Because see, you have given a judgment that does not mean the parliament has to follow because separation of power है. And separation of power के अंदर if the constitution has said that the president will appoint that person subjected to the provision or the law enacted by the parliament, then the original entity to make a law is parliament. Just because Supreme Court has given a temporary order under Article 142 where they have given this 3-member panel consisting of CGI, that does not mean that parliament is bound to follow that. Parliament के ऊपर कोई compulsion नहीं है आपकी बात को मानने का. Parliament has its own independent power. That is what is separation of power. तो इसीलिए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जस्ट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन था दैट डज नॉट बाइंड द पार्लियामेंट टू एक्ट इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. फिर यहां पे जब ये पूरा आर्ग्यूमेंट हो गया, जस्टिस दीपांकर दत्ता नाउ ही केम इनटू द पिक्चर और उन्होंने कहा कि देखिए अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को फेयर होना बहुत जरूरी है. ये जो पूरा कमिटी आपने बनाया है, इस पूरे कमिटी में एग्जीक्यूटिव के प्रति ये पूरा डिसीजन टिल्ट है. यहां पे सबसे बड़ा इशू है कि देयर इज अ 2 versus 1. 2 मतलब प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर एंड ऑन द अदर हैंड एलओपी. तो एलओपी के चाहने न चाहने से कुछ होगा भी नहीं. तो इट्स लाइक अ कॉस्मेटिक बॉडी आपने बस बना दिया है. इफेक्टिवली जो पहले था कि प्रेसिडेंट इज गोइंग टू अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आज भी द प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहेंगे तो प्राइम मिनिस्टर विल रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट विल अपॉइंट दैट पर्सन. सो आपने जो लॉ लाया है उसमें कहीं भी किसी तरीके से दैट एसेंस ऑफ देयर शुड बी अ इंडिपेंडेंस इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस वो कहीं भी दूर दूर तक इस कमिटी में नहीं देखने को मिल रहा है. जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि वी आर नॉट क्वेश्चनिंग the faith or the trust on prime minister. We are not questioning that. हमें पूरी तरीके से भरोसा है that prime minister is going to act in the right direction. He is going to take a decision on the basis of merit. But don't forget that justice not only has to be done, it also has to be seen to be done. और अगर आम जनता ये कमेटी देखेगा तो उसको हमेशा में मन में ये आशंका रहेगा कि क्या ये इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल है. So although ठीक है, Prime Minister is going to take decision on merit, but that does not mean that people are going to accept that. So that's why उन्होंने कहा कि एक भी absolutely neutral person इस कमिटी में नहीं होना, एग्जीक्यूटिव की तरह ये पूरा कमिटी का टिल्ट होना, that seriously raises the question about the neutrality or the independence of the commission, at least in front of the eyes of the public. इसीलिए जस्टिस दत्ता ने कहा कि जस्ट बिकॉज आपको इस चीज से परेशानी होती है दैट जजेस अपॉइंट जजेस, तो फिर आपको अगर इस बात से परेशानी होती है तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट लोगों को इस बात से परेशानी नहीं होगी दैट एग्जीक्यूटिव इज अपॉइंटिंग द पर्सन हु इज गोइंग टू elect or who is going to conduct the process of who will be the executive. Election commission ही तो election करवाती है और उससे जो सरकार चुन के आती है उसका executive बनता है. So just because judges appoint judges, you create so much of halla walla, then how can you assume that executive can appoint a person who is going to conduct the election, is going to select
who is going to conduct the election which is going to decide who is going to be the executive. तो इन्होंने बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया कि जब जजेस अपॉइंटिंग जजेस से आपको प्रॉब्लम है, आप हमेशा सवाल उठाते हो, देन ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव कैन आल्सो नॉट अपॉइंट समवन इन एग्जीक्यूटिव और इन द एज द इलेक्शन कमिश्नर। और फिर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि आपको जजेस अपॉइंटेड जजेस से इतनी प्रॉब्लम है कि आप हमेशा इस प्रोसेस में इंटरफेयर करते हो। जजेस कोलिजियम जो है वो आपको रिकमेंड करती है नाम, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो टाइम पे, आप उस रिकमेंडेशन को लौटा देते हो। तो जब आप जजेस अपॉइंटिंग जजेस में इंटरफेयर कर रहे हो, देन हाउ कैन यू से दैट वी कैन नॉट इंटरफेयर इन योर डोमेन? पॉइंट ये भी वैलिड है, जब आपको जजेस अपॉइंटिंग जजेस से प्रॉब्लम है और जब कोलिजियम नाम रिकमेंड करता है तो आप उस नाम को वापस कर देते हो, आप उस नाम को बहुत समय तक डिले करते हो। तो जब आप इंटरफेयर करते हो जुडिशरी के पर्सपेक्टिव, जुडिशरी के डोमेन में, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एंड गिव दिस लॉजिक ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड यू कैन से दैट जुडिशरी शुड रिमेन एलूफ, जुडिशरी शुड नॉट इंटरफेयर एज टू हु इज गोइंग टू अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर। सो अब ये पूरा आर्ग्यूमेंट चला, अब इसको नेक्स्ट हियरिंग के लिए दे दिया गया है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट मेरे हिसाब से सेंटर के लिए बहुत डिफिकल्ट है इस चीज को डिफेंड करना, बिकॉज ऑब्वियसली जस्टिस नॉट ओनली हैज टू बी डन, इट हैज टू बी सीन टू बी डन। और जब तक आम जनता के मन में वो भरोसा नहीं होगा तब तक ये स्ट्रक्चरल लेवल पे ठीक नहीं हो सकता है। आपके क्या व्यूज है फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।